हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंडिया के हवाले से। एक तो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर जी। अ, बड़े फेमस हैं वैसे। अपने इंडिया में तो होते होंगे फेमस, लेकिन बाकी दुनिया में भी बड़े फेमस है। इससे पहले सुषमा स्वराज साहिबा जो थी, उनके हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान उनका आना हुआ था, तो बड़ी एक बातें हुआ करती थी कि बड़ी एक तगड़ी किस्म की फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया की, बहुत अच्छा डिफेंड करती है अपने मुल्क को किसी भी फोरम पर। बट शायद ऐसा लगता है कि जयशंकर साहब, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई कम तर थी, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब को देख के मतलब और चीजें दिमाग में आ रही कि उनसे भी शायद काफी ज्यादा तेज और तगड़े हैं। खैर एनीवे, उन की बुक है व्हाई भारत मैटर्स। तो इस हवाले से बात करेंगे, क्या है इसके हवाले से बातचीत हमारी होगी उनकी डिप्लोमेसी की। और साथ में गुजरात समिट है कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट $86 बिलियन की आ रही है इंडिया में, जो एमओयूज वगैरह साइन हुए हैं। पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट सिपैक का आया है जो $60 बिलियन के या $56 बिलियन के आसपास है। 10 साल हो गए, लेकिन उसका कोई हमें नजर नहीं आता, इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया है। इसका कोई कंपैरिजन या कुछ और मतलब नहीं है। सिर्फ ये है कि मैं कहता हूं कि 10 सालों में हमने कुछ नहीं किया और वहां पे एक दो तीन दिनों में इतनी सारी चीजें हो गई। फर्क क्या है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you, Fakar Bhai. Always a pleasure to be on your show. Thanks for inviting me. बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर साहब काफी एक फेमस आदमी हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी है, दुनिया भर में उनका आना जाना एज ए फॉरेन मिनिस्टर, एज ए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बड़े फेमस है। और लोग क्या पाकिस्तान में भी, मतलब लोग कहते हैं, हिंदुस्तान में तो चलो कहते होंगे सो कहते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में भी लोग बड़ा मतलब तारीफ करते हैं उनकी। ये अलग बात है कि वो जब पाकिस्तान के ऊपर उनका होता है उसमें होते भी होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि अपने मुल्क के लिए जिस तरीके से वो एक लेके आते हैं इशू को और फिर उसके ऊपर एक ग्रिप होती है, वो मेरे ख्याल में उसकी तारीफ, बेशक हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, लेकिन तारीफ उसकी बनती है और लोग करते भी हैं। क्या कहेंगे कि सुषमा स्वराज जी के बाद ऐसा लगा था कि पता नहीं, लोग समझ रहे कि यार एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, यकीनन हुआ, लेकिन उसके बाद अब जब से डॉक्टर जयशंकर साहब आए हैं तो ऐसा लगता है कि सुषमा जी जो थी, उनसे एक बड़ा आदमी भारत को मिला। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा. He has, I would say, aptly filled the shoe that was left vacant after the unfortunate demise of सुषमा जी के मृत्यु के बाद जो है. एग्जैक्टली जी। बहुत ही दुखमयी घटना थी. और सुषमा जी एक स्कॉलर लीडर थी, बहुत बड़ी लीडर थी, एक बहुत कुशल वक्ता थी, बहुत अच्छी ओरेटर थी वो. और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको बहुत अच्छे से रख रही थी. बल्कि पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए. कई पाकिस्तानियों को उन्होंने हेल्थ वीज़ा दिया, ऑनलाइन जो ट्विटर पे वीज़ा देने का पूरा उन्होंने एक, जिसे कह लीजिए, ट्विटर डिप्लोमेसी भी शुरू कर दी थी उन्होंने. तो शी वाज फेमस फॉर दैट. बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान में जयशंकर साहब इसलिए फेमस हैं कि पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिसी है वो बेसिकली एक्सटर्नल पॉलिसी है. पाकिस्तान की कुछ इंटरनल पॉलिसी है नहीं, डोमेस्टिक पॉलिसी है नहीं. पाकिस्तान का शुरू से जो नैरेटिव है कि हम गुलाम हैं, तो जी वो इस गुलामी को समझ नहीं पाते कि वो गुलाम कैसे हैं. वो ये छटपटा रहे हैं कि हम अपने डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहे, हमारे डिसीजन कोई और लेता है, या हमारे डिसीजन को कोई और अप्रूव करता है तो हम डिसीजन लेते हैं. इसलिए उनको ये लगता है कि, और इसका रीजन ये है कि वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते क्योंकि कोई वेस्ट में उनको दबा के रखा हुआ है. ये उनकी इंटरप्रिटेशन है, उनकी एबिलिटी है. और ये तो सालों से जब है सर। डॉक्टर साहब, ये सालों से हम सुनते हैं, जिस जी जी मर्जी की उसका हुकूमत आ जाए। जी जी उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी, विच इज बेसिकली अ फॉरेन पॉलिसी. आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी ही फॉरेन पॉलिसी होती है, कुछ नया नहीं होता उसमें. जैसे अभी जयशंकर साहब ने कहा, भारत का मतलब है आत्मनिर्भर होना, और आत्मनिर्भर होने का मतलब है भारत होना. यानी आप बिल्कुल। इंटरनली डिपेंडेंट वो हो गए इंडिपेंडेंट, तो एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट हो गए भाई.
उसका रीजन ये कि पाकिस्तान की जो शुरू की जो पॉलिसी रही, उसमें यहां के लोगों को ये जस्टिफाई कराना कि पाकिस्तान एक सही डिसीजन था, पाकिस्तान का बनाना एकदम सही था, उसके लिए सरकारों ने अपने ऊपर जिम्मेदारी जो है वो लेने से मना कर दिया। अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन होता है। डेमोक्रेसी लाया ही इसलिए जाता है कि अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स हो एज द 5 years, और जनता को फ्री छोड़ दिया जाता है कि आप डिटरमाइन करो, जिसकी अकाउंटेबिलिटी आपको लगे उसको निकालो, जिसकी नहीं लगे उसको लाओ। ठीक, पाकिस्तान में इस अकाउंटेबिलिटी को लेने के लिए कोई तैयार नहीं, और अकाउंटेबिलिटी जब भी पाकिस्तान में इंटरनल कोई प्रॉब्लम आई, लोगों ने उसका पहले ठीकरा भारत पे फोड़ा, बाद में ठीकरा वेस्ट पे फोड़ा, यानी अपनी सारी इनकैपेसिटीज का, इनकेपेबिलिटीज का और फेलियर्स का वो रीजन एक्सटर्नल मानते रहे। वो ये बोलने को तैयार ही नहीं थे कि वी हैव समथिंग रॉन्ग विद अस। ये बहुत दिन बाद यदि आप देखें एक पॉलिसी शिफ्ट आई है, जब नवाज शरीफ साहब आए हैं, और फखर भाई आपने नोट किया होगा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हमारी सारी गलतियों के जिम्मेदार हम कुछ हैं, किसी ने बाहर से कुछ नहीं किया। ये क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ जो हुआ वो किसी बाहरी ताकत ने नहीं किया। अगर ये पॉलिसी है कि अमेरिका को आंख मार दो कि यार ये यहां पे ड्रोन भी मार दो, लेकिन अपने लोगों को ये बोलना है कि ड्रोन तो अमेरिका अपने मन से मार रहा है, हम वो नहीं रहे। आज तक नहीं समझ में आया ओसामा बिन लादेन मर्जी से आया था, इनवाइटेड था या घुसपैठिया था, किसी को समझ में आज तक नहीं आया। ठीक है ना? ये तो एक आपके लिए भी एक गूढ़ रहस्य, हमारे लिए भी एक गूढ़ रहस्य है कि वॉज ही अ स्टेट गेस्ट और वॉज ही एन इंट्रूडर, कि किसी को पता नहीं था, ये तो आज तक नहीं पता चली। सो इसलिए पाकिस्तान के लोगों का एक माइंडसेट बन गया है कि हमारी सारी समस्याओं के 3 जड़ हैं, यहूद इजराइल, हनूद इंडिया, और इन सब का चचा अमेरिका। ठीक है ना? एग्जैक्टली। तो अगर ये तीनों फेस ऑफ अर्थ से गायब हो जाएं, पाकिस्तान में सोने और दूध की नदियां बह जाएंगी। ये उनका कन्विक्शन है। लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि ऐसा, मतलब अगर हमारी सोच जो आप बता रहे हैं, मैं काफी हद तक आपसे एग्री हूं इस बात पे, मुझे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है आपसे, लेकिन बजाय इसके कि मैं कहूं जी अफगानिस्तान यहाँ क्यों है, ईरान यहाँ क्यों है, हिंदुस्तान यहाँ क्यों है, मतलब मेरी मर्जी से तो नहीं साइड पे हो सकते ना, कोई मजाक तो नहीं है ना, किसी का घर आपकी दीवार के साथ घर किसी ने बनाया, आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये घर यहाँ से तोड़ दो या उठा लो या खत्म कर लो या मुझे भेज दो, ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना। मैं घर की छोटी सी मिसाल एक दे रहा हूं, जस्ट एक एग्जांपल। आपके नेबरिंग में कोई घर वर होंगे, हो सकता है आपकी उनके साथ नहीं बनती होगी, आपकी स्ट्रीट में होंगे, मेरे स्ट्रीट में होंगे, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी कि मैं उनको कहूं कि नहीं जी शाबाशी निकलो इधर से, क्योंकि मैं इसकी वजह से मुझे क्योंकि फील सही नहीं हो रहा और मेरे साथ बड़े सारे मसले। देखिए, घर को एज्यूम कर लिया आपने फकर भाई। पाकिस्तान की जो इंतजामिया चाहे डेमोक्रेटिक रही हो और चाहे वो इंस्टीट्यूशनल रही हो, उनको तो पहले ये प्रूव करना था कि ये घर ठीक लिया है हमने, सही जनता को, और ये भी बताना था कि ये घर पुराने से अलग नहीं है, ये पुराने का पार्ट नहीं है, एक अलग घर ही है। सही। तो उस घर का मतलब ही नहीं बता पाए, और लोगों को झूठ बोलना, गुमराह करना, ये स्टेट पॉलिसी बना दी। माइंडसेट क्रिएट किया, हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की, जियोग्राफी कंस्ट्रक्ट की, सोशियोलॉजी कंस्ट्रक्ट की, फिलोसफी कंस्ट्रक्ट की, और एक ऐसा 24 करोड़ का माइंडसेट बताया है कि अगर उसको आप कुछ सच बोलिए तो वो बोलता है खिलाफ में बोल रहे हो तुम हमारे। उसको इतना ज्यादा शुगर कोटेड चीजें बताई गई हैं, चाहे वो किसी भी चीज में हो, कि वो सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई उसके बर्दाश्त के बाहर है। राइट जी, बिल्कुल। तो अमेरिका को यदि कोई जाके मुंह पे बोले वेस्ट को आप अपना दुश्मन मानते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि वेस्ट ने आपकी सबसे ज्यादा मदद की है। अमेरिका उसमें सर टॉप पे है। बिल्कुल सर। ये अगर अमेरिका को लोग इस्लाम का दुश्मन कहे तो अमेरिका ने इस्लाम की मदद भी बहुत की है। जब कोसोवो में और युगोस्लाविया में बुचरिंग हो रही थी मुसलमानों की सर्बियंस के द्वारा, तो किसी ने यदि इंटरवीन किया और सर्बियन आर्मी पे अटैक करना शुरू किया, वो था अमेरिका। स्लोबोदान मिलोसेविच की आंख में आंख डाल के ये बोलने वाला कि ये जो तुम कर रहे हो ये बंद कर दो,
वरना तुम्हें इसके घातक परिणाम भुगतने होंगे। जो उसने भुगता भी वो अमेरिका ही था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? क्योंकि पॉइंट ये, मेरे कहने का मतलब ये है फकर भाई कि एस जयशंकर साहब आपके हमारे यहाँ भी बहुत फेमस है, लेकिन आपके यहाँ ओवरली फेमस है। उसका कारण ओके ये है कि वो वेस्ट को बातें बोल रहे हैं, जो बातें सर, आप आंग में जब आंग डाल के ना, सॉरी टू कट यू डॉक्टर साहब, यकीन आप करें कि जब उनका वो शायद 1-2 साल अब उस बात को हो गए, जब यूक्रेन जंग स्टार्ट हुई थी और उस मतलब फरवरी के बाद जब समर आया, विंटर के बाद, तो उस वक्त जब वो यूरोप यूनियन में उनके मतलब कोई मीडिया टॉक हो रहे थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, खालिबन उनका एक लंबा दौरा था वहां का, तो वहां पर जब उनकी वो थी, वो यकीन करे इतनी वो वायरल हुई थी। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान में लोगों ने नहीं देखा होगा, बहुत, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती है, बट पाकिस्तान में मैं शायद कहता हूं कि वो ज्यादा फेमस हुए उस वक्त जितना कि वो हिंदुस्तान में होंगे। हर कोई कह रहा था ये देखो ये होती है बात, इस तरह बात करो आप। कहते हैं कि जूता भी मार के आ गए और कहते हैं कि काम भी खराब नहीं किया। कहते हैं ये वाली चीज हमारे अंदर क्यों नहीं है? बिलीव मी कि ये क्वेश्चन लोग करते हैं, आज भी कर रहे हैं। तो उसका कारण यह है ना कि आप वॉर ऑन टेरर भी लड़ोगे और वॉर ऑन टेरर के जो पोस्टर बॉय को सेफ्टी भी दोगे। ये डबल गेम के बाद आप आंख नहीं मिला सकते फकर भाई। यदि मैं आपके घर में आकर के और आपकी पीठ में छुरा भोंक रहा हूंगा ना, आपको पता होता है ना, तो मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगा आपसे कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे पता होता है। सो पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि वो कभी भी किसी के सगे नहीं हो पाए, और उसका रीजन ये है कि उनको ये नहीं पता था कि उनका भलाई किस में है। वो उनकी, चूंकि उन्होंने टू नेशन थ्योरी के आधार पे एक देश पा लिया था, और वो टू नेशन थ्योरी क्या थी उनको पता नहीं था। वो हर किसी को एक थ्योरी प्रेजेंट कर देते हैं, उसको नाम है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हर चीज के उसका एक जवाब है कि ये खुद से किया जा रहा है, हमारी गलती नहीं। वो जस्टिफाई कर रहा। आज तक एक पाकिस्तानी कहता है यार देखो ये हो गया, इसलिए हमें पाकिस्तान लेना अच्छा था। अरे भाई बन गए, बात खत्म हुई, आगे चलिए अब आप। सर तो तरक्की तो देखें डॉक्टर साहब, ले लिया, हम कहते ले लिया, फुट 7 में हो गया ना, 1971 में एक और बन गया उसमें से बांग्लादेश, बट सर उसको तो फिर चलाना भी तो है ना। मतलब घर आप भाई इकट्ठे रहते हैं आपके एक सिस्टर के घर में, फिर आप कहते चलो यार साइडों पे हम एक घर और ले लेते हैं, या जो भी सिस्टम होता है, लेकिन फिर आपका भाई और आपके बाकी फैमिली वाले कहते हैं भाई इसको संभालना भी तो है, इसको चलाना भी तो है। ये थोड़ी है कि मतलब आपने लेके सामान डाल दिया और बस उसको छोड़ दिया, ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, ना उसमें कोई गैस है, ना उसमें कोई और खाने पीने का किचन में सामान है। मतलब इस तरह तो नहीं चलता ना घर, ये चीजें भी तो करनी थी ना। जब आप ऐसी चीज को लेकर, एक गठरी है जो आपने, जिसको आपको लगता है कि बहुत मूल्यवान गठरी है जी, तो सारा समय आपका ना उस गठरी की प्रोटेक्शन में रहता है। उस गठरी के आसपास जो इंसान होते हैं उस पर आपका ध्यान नहीं होता। आप उस गठरी को देख रहे होते हैं गायब हुआ कि नहीं। पाकिस्तान का सारा ध्यान टू नेशन थ्योरी पे है। पाकिस्तान का जिस दिन ध्यान गवर्नेंस पे चला जाएगा कि भाई टूट गए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से देश टूटे हैं, पाकिस्तान को ये जिस दिन वरी खत्म हो जाएगा कि हम वापस जुड़ सकते हैं भले कल्चरली, उस दिन वो लोगों पे ध्यान देंगे। उनका अभी ये है कि वो लोगों से ज्यादा टू नेशन थ्योरी की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और अलग अलग फॉर्म में टू नेशन थ्योरी प्रोटेक्ट की जा रही है। रिलीजियस फॉर्म में प्रोटेक्ट की जा रही है, यानी अरब का मुसलमान इंडियन से और हिंदू से उतनी नफरत नहीं करता जितना पाकिस्तान का मुसलमान करता है। ये एक अजीब सी बात है। अरबी अपने घर में मंदिर खोल रहे हैं और अरबियों के सारे बिजनेस पे बड़ी बड़ी पोजीशंस पे इंडियन बैठे हैं। लेकिन सर इसके पीछे भी तो आखिर कोई, बिल्कुल आप सही दुरुस्त कह रहे हैं। अभी जब गुजरात समिट हो रहा है तो शेख ज़ैद अल नहयान साहब आ रहे हैं, वो कौन है? यूएई के है ना, यूएई के हेड है ना, हेड ऑफ द स्टेट है। अब क्या वजह हुई है, क्या रीजन है? ये लोग, अब मैं यही तो कह रहा हूं ना कि नफरत इतनी बढ़ाई गई कि भाई कहा गया कि भाई यही तो, इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं दुनिया में, आपने यही बात करनी है। यही भाई हिंदू है, ईसाई, क्रिश्चियन है, जीव्स है, वो कोई और है, किसी को इससे क्या मतलब होना चाहिए? मतलब उसको होना चाहिए अपने काम से, ना कि उनके किसी के रिलीजन से। नहीं सहमत हूं मैं भाई, बीच में ही टू नेशन थ्योरी है ना, इसको मतलब इंजेक्ट किया गया ना थ्रू आउट हाँ, इंडिया, मतलब काम हुआ इस पे, काम किया गया ना इस पे, काम किया गया। लोगों में नहीं है उतनी हद। मैं जब अब आप लोगों से बातें करता हूँ कुछ, और मेरी सब पे नहीं है जानकारी, लेकिन मैं जिन 10-15 लोगों से बातचीत करता हूँ तो मैंने ये देखा है कि सब में नहीं, ऐसा भी नहीं कि सब बड़ा प्यार करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो घोर नफरत करते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा
कि भले मुट्ठी भर हो, 100 में 10 लोग हों, लेकिन है उनका नंबर बढ़ाया जा सकता है, 10 को 20, 30, 50 करवाया जा सकता है, लेकिन 100 में 10 हैं जो कि नफरत नहीं करते, ठीक है ना। उनको आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया गया। आपने पाकिस्तान का मतलब जो है जब बताने की कोशिश, जैसे हमारे यहाँ कभी नहीं पढ़ाया जाता इंडिया का मतलब क्या है, या मुतालिया इंडिया, ऐसा कोई करके किताब नहीं है। आप बच्चे होते हो, आप शुरू में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हो, जोड़ना घटाना पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हो, ज्योग्राफी पढ़ लेते हो, उसके बाद +2 में आके आप अपना मेडिकल चुन लो, इंजीनियरिंग चुन लो, खेल खत्म। ओके, गुड, ठीक है ना। आपको ये कोई नहीं है कि भारत क्या है, भारत का वो कब डिफिनीशन बना, भारत कैसे बना, भारत के लिए क्या जरूरी है, भारत के रहने वालों का रिलीजन क्या है, ये सब कुछ मतलब नहीं रहता। ज्योग्राफी बताएंगे, उसमें एक इंडियन ज्योग्राफी में क्या बताएंगे, सिलेबस में नहीं है बाकी चीजें, ये जो हमारे यहाँ वो सिलेबस में नहीं है। सही, एग्जैक्टली। ये नहीं कि भाई व्हाई इंडिया, व्हाट इज इंडिया, ये सब कोई नहीं बताता। ओके, राइट। ये सब आपको इंडिया का बताने का मतलब इकोनॉमिक इंडिया, ज्योग्राफिक यानी कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिया यानी कि साउथ में आपको एक ट्रॉपिकल वेदर मिलता है, यहाँ पे लाल मिट्टी है, यहाँ पे काली मिट्टी है, यहाँ पे ये वाला फसल होता है, यहाँ वो फसल होता है, ये बताया जाता है इंडिया के बारे में। बट इंडिया का सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल आइडिया कोई नहीं बताता स्कूलों में, वो बच्चों के ऊपर छोड़ दिया, उनको पता ही है, वो अपने घर में सीख जाते हैं कि इंडिया क्या है। जबरदस्त। कहीं उनको नहीं सिखाया जाता कि भारत माता की जय बोलना है कि नहीं बोलना है, वो घर से उनको पता है, वो घर वालों ने उनको बता दिया कि भाई ये भारत माता है, बस बात खत्म हो गई। या आपने वंदे वो जो राष्ट्रगीत होता है स्कूलों में, वो गा लिया आपने, राष्ट्रगान गा लिया कि उस पर खड़ा होना है, उससे आपको एक देश का जज्बा हो गया, यूनिटी का जज्बा हो गया। सो पॉइंट ये है कि आप पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन में तो मिस्टेक था, मगर पाकिस्तान उसके बाद रास्ता सही कर सकता था। पाकिस्तान जो है वो एक नेचुरल रास्ते पे जा सकता था, क्योंकि मैं जब ये देखता हूं ना कि सारे मुसलमान क्या हिंदुओं से नफरत करते हैं, तो आंसर है नहीं। नो, ऐसा नहीं। सिर्फ ये फिनोमिना बड़े दुख के साथ ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फिनोमिना है भाई। आप बाकी चले दुनिया का नहीं है, नहीं बाकी दुनिया का नहीं है, हिंदुओं से नहीं। मैं तो कजाकिस्तान में रह के आया हूं, नहीं नफरत करते हैं वो। बिल्कुल सर, यूएई सऊदी अरेबिया में नहीं करता कोई, कितने इंडियन पाकिस्तानी वहां पे रहते हैं, इराक में बहुत रिस्पेक्ट है, आप बोल रहे हैं इंडिया से हैं, या बिल्कुल है, एग्जैक्टली। तो पॉइंट अफगानिस्तान में नहीं करते यार, ऑफ ऑल द पीपल, आप अफगानियों को देख लें। बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। अफगानी कहते हैं ये हमारा दूसरा घर है इंडिया, मैं कई ऐसे अफगानी तो मेरा कहे कि हम इंडियन है, हमारा दूसरा घर इंडिया है। तो ये फिनोमिना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्यों है, इसका मुझे पता है, मगर वो यही है कि उनको मुसलमान बना के एंटी कुछ बनाया गया। जी एग्री सर। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसी की बात करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर जयशंकर साहब की बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जितना अरसा जब से वो हैं बहुत अच्छा सर्व किया है, उनसे पहले भी लोगों ने बिल्कुल किया है और करते रहे होंगे, वो भी अब कर रहे हैं, एक बड़ी अच्छी बात है। सर हम लोग, अगर मैं कहूँ कि जी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, जो आपने कहा कि डोमेस्टिक और फॉरेन सेम है, लेकिन हम क्या ऐसी मेन गलती करते हैं, क्या वीक डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या कुछ और है जिसकी वजह से ये चीज नहीं बन पाई दुनिया भर में हमारी, जो हम आपके यहाँ देख रहे हैं? देखिए, फॉरेन पॉलिसी या ये पॉलिसी कोई न्यूक्लियर फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं है भाई। फॉरेन पॉलिसी का सिंपल मतलब है कि आपकी जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है उसका विदेश में प्रोटेक्शन। अब यदि आप एक मरुस्थल वाले देश है, यानी कि एक डेजर्ट वाले, आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, आपको किस तरीके के इकोनॉमिक रिलेशन की जरूरत है, आप एक एक्सपोर्टिंग कंट्री हो, इंपोर्टिंग कंट्री हो, आप एक रिच कंट्री हो, पुअर कंट्री हो, उस हिसाब से डिमेंशंस बनते हैं। आप एक क्लोज कंट्री हो, आप एक ओपन कंट्री हो, आप फ्री सोसाइटी चाहते हो, आप क्लोज सोसाइटी चाहते हो, इसके हिसाब से रिलेशनशिप्स बनते हैं। ठीक है ना। तो पाकिस्तान को ये डिटरमाइन, पाकिस्तान का एक सेक्शन कहता है, जैसे पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी इंडिविजुअल बेस्ड है। अब वो जो मान लीजिए आप फौजी हैं, तो आप सारी जिंदगी फौज के हिसाब से सोचते। मैं लॉयर हूं, मैं हर चीज को लॉयर के हिसाब से सोचता हूँ, मेडिसिन वाला हर चीज को मेडिसिन का, आप जर्नलिस्ट हो, हर चीज जर्नलिज्म के हिसाब से सोचोगे। बिल्कुल ठीक। तो पॉइंट ये है कि आप भारत, पहले तो ये बताओ कि पाकिस्तान का क्या बनाना चाहते हो आप। आपने, मैंने इसका एकदम इजी, आप कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक भी हो, जमहूरिया भी हो। अरे नहीं हो सकता यार, या तो इस्लामिक हो जाओ या तो जमहूरिया हो जाओ, दोनों नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम दोनों नहीं है भी, हम दोनों है भी नहीं, हम दोनों नहीं है वैसे बाय द वे, से, लेकिन हम दोनों नहीं है भाई। आप इस्लामिक है ना डेमोक्रेटिक है। तो अब आप ये सोचिए
फकर भाई, डेमोक्रेसी का मतलब होता है फ्रीडम, या डेमोक्रेसी का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट या स्टेट जो है उसने यूरोप में डिवाइन, देखिए स्टेट इज अ थियोरेटिकल शिफ्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट इनिशियल डेज में था डिवाइन, कि पॉलिटिकल पावर यानी लॉ मेकिंग पावर डिवाइन से आती है, ऊपर वाले से आती है। ओके फिर यूरोप के स्कॉलर्स में और इंडिया में तो बहुत पहले से ये चीज थी कि सॉवरेनिटी का सोर्स डिविनिटी नहीं हो सकता, सॉवरेनिटी का सोर्स पॉपुलैरिटी होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, हर किसी का अपना अपना कस्टम है, कल्चर है, और उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का नाम ही सॉवरेन पावर है। ओके पाकिस्तान को पता ही नहीं कि उसकी सॉवरेन पावर क्या है, वो लॉ क्यों बनाना चाहते हैं। ये तो अलग की बात है कि आप लॉ बनाना क्या बनाना चाहते हो, पहले बताओ लॉ क्यों बनाना चाहते हो। जब आप ये कहना चाहते हो अपने लोगों से कि हम आपको फ्री सोसाइटी नहीं बनने देंगे, आप क्लोज्ड हो, आप अभी भी लोगों के मुंह पे, जब तक आप ये दुविधा में रहोगे, आप लोगों को या तो गायब करवा दोगे, या तो आप लोगों के मुंह पे ताले लगवा दोगे, या तो उनको फंसवा दोगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि लोग जो है वो बोलेंगे, वो उनका नेचर है। आप फ्री छोड़ दो, जैसे मुझे कोई गाली दे रहा है, नीचे गाली देता रहे, उसकी फ्रीडम है, मैं हाथ जोड़ के चला जाऊंगा, वो एक बार गाली देके तक जाएगा। लेकिन यदि मैंने पर्सनल ले लिया कि यार गाली दे, ऐसी गर्दन काटनी, कितनों की काटूंगा मैं। जबरदस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्रिटिसिज्म, दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी डज, इट प्रिपेयर्स यू टू डाइजेस्ट क्रिटिसिज्म। आप नहीं करना चाहते तो फकर भाई, मैं लास्ट सेंटेंस ये कह दूं कि आपके यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप दुनिया को डिफाइन कर रहे हो, अमेरिका ये है, वो देखो उसके यहाँ कौमें ऐसी बन गई, उसकी कौम, पहले अपने को डिफाइन करो। जिस दिन व्हेन यू विल नो हु इज पाकिस्तान, व्हाई पाकिस्तान, व्हाट इज पाकिस्तान, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आप देख लीजिए, मैंने आपके बहुत से स्कॉलर्स को सुना है, वो कहते हैं टू नेशन थ्योरी गलत है, प्रोग्रेसिव माइंड के सो जी कहते हैं टू नेशन थ्योरी गलत है, लेकिन वो ये भी आके कह रहे होते हैं कि भारत में मुसलमानों की दशा बड़ी दयनीय है, मुसलमानों के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, ये जो है ये दयनीय है। ठीक भाई, अगर टू नेशन थ्योरी है तो भारत में, तो अगर टू नेशन थ्योरी गलत है तो भारत में कोई मुसलमान रहा नहीं, ये उसका पर्सनल अकीदा हो गया, सब भारतीय बन गए, क्योंकि कल्चर सबका एक है। टू नेशन थ्योरी ये कहता है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, दो अलग अलग कल्चर है। ये तो आपने फिर रिजेक्ट कर दिया अगर आपने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और अगर आप कह रहे हो कि मुसलमान होने की वजह से उसको वहां पे टॉर्चर हो रहा है, तो उसको पाकिस्तान में मुसलमान बनाओ, फिर यहां पे डेमोक्रेसी क्यों दे रहे हो। मुसलमान कौन बनेगा, कैसे बनेगा, इसका सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है, अमल से बनेगा। अमल के लिए उसको लॉज दे दिए गए, अगर उस लॉ को आप फिर वो बनाओ ना जो तालिबान बना रहा है, आप उसको मुसलमान बनाओ, आप उसको पाकिस्तानी तो नहीं बना सकते। फिर दोनों बातें कैसे कर रहे हो आप, अपने आप ही नहीं बना रहे हो, और जो वो डेमोक्रेसी में रह रहा है तो कह रहे हो डेमोक्रेसी में उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी उसके लिए जुल्म है। तो ये जो डबल स्पीक है ना, नॉन क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, कि वक्त के हिसाब से ये भी बोल दो वो भी बोल दो, बिना समझे कि दोनों में एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ आते हैं। $86 बिलियन का गुजरात जो समिट हो रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है कि इंडिया कहे कि यार हमारी इकोनॉमी से बहुत बड़ी है, 86 इज अ स्मॉल नंबर, बट फिर भी अगर किसी के हवाले से भी इकोनॉमी से बात की जाए तो एक काफ़ी ह्यूज नंबर है। हमारी इकोनॉमी के हवाले से तो बहुत बड़ा ही, बहुत एक्स्ट्रा, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज नंबर कह सकते हैं, वो है। लेकिन एक शेखज़ैद साहब का एज ए चीफ गेस्ट आना, इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि बड़ा एक क्लोज बाउंडनेस है नरेंद्र मोदी साहब एंड शेख ज़ैद अल नहयान साहब के दरमियान, मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी साहब के दरमियान बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना कि शायद पहले ऐसा किसी ने सोचा भी ना होगा कि यार इस तरह के ताल्लुकात भी हो सकते हैं, इतने क्लोज हो सकते हैं आपस में ये लोग। मतलब हम आपने बात भी की, बड़ी अच्छी की कि यार नफरत क्यों हिंदू से या हिंदुइज्म से या फिर इंडिया से क्यों भाई, बाकी दुनिया में क्यों नहीं है? वहां पे भी 57 हमारे अलावा भी है ना, उसमें भी काफी बड़ी तादाद रहती है लोगों की। लेकिन ऐसे आना, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं कि $86 बिलियन का एमओयूज और ये सारी चीजें। 86 बिलियन अभी तक हुए हैं, 10 से 12 जनवरी को ये समिट हो रहा है, तो अभी तो और होंगे। ये तो बस इनिशिएशन में है, तो ये हो चुके हैं, तो अभी और भी होंगे। देखिए इसको ये समझिए, शेख अल नहयान जायद साहब जो है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बड़े विजनरी आदमी है, ठीक है ना। ही इज अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन एंड ही इज अ विजनरी मैन, एंड सो इज मिस्टर मोहम्मद बिन सलमान।
एग्जैक्टली, ठीक है ना? एग्जैक्टली उनके सही कह जितना वो जिस परिस्थिति में ही इज अ रियल लीडर, जिस परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, ही इज लाइक अ टंग वर्किंग अमंग द टीथ। समझ रहे हैं ना? उस आदमी ने क्या नहीं किया है अभी तक जो एक प्रोग्रेसिव समाज को करने, ही इज डिलीवरिंग। उन्होंने कहा था मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, मैं 5 साल में यूरोप बनाऊंगा, अगर ये सब नहीं होता वो बना देते। उन्होंने तबलीगी जमात को बैन कर दिया, लड़कियों के लिए उन्होंने ड्राइविंग खोल दी, सिनेमा हॉल कोर्ट्स खोलना। वगैरह सब खोल दिए। तो दैट मैन हैज विजन, या ही अंडरस्टूड इट। वो या आकर के टीवी पे कह रहे हैं कि हम हदीसों को नहीं मानते, 200 साल बाद लिखी होगी, हमारा बेसिक टेक्स्ट कुरान ही रहेगा। द मैन इज मेकिंग ऑल द गुड नॉइजेस एंड ही, अगर उनको फ्री हैंड दिया गया, और अमेरिका को और बाकी फोर्सेस को उनको फ्री हैंड देना पड़ेगा, क्या नाम है, मोहम्मद बिन सलमान साहब को, जी, बिकॉज द मैन इज विजनरी एंड सो इज ये अल नाहयन फैमिली जो है, या ये बहुत दुबई की। विजनरी लोग हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इनको आप देखें जिस तरीके से मोदी जी को गले लगते, मैंने कभी इनके अंदर भारतीयता को लेके, भारतीय कल्चर को देख के कोई उनके अंदर कंटेम्प्ट नहीं पाया। इंडियंस या आर फ्लरिशिंग इन यूएई। ये यहाँ के बिल्कुल। मुसलमान में पता नहीं क्या है कि वो अपने से ही नफरत कर रहे हैं। और ये मैं भारत के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि सारे मुसलमान नहीं नफरत करते। आप चले जाओ यूएई में, आप चले जाओ सेंट्रल एशिया में, नहीं करते। या बिल्कुल नहीं करते, सही कह रहे हैं। आप और उनकी करनी भी लड़कियों नहीं की चाहिए सर, करनी भी नहीं लोकल चाहिए, ये भी शादियां बता हुई दें। हैं फखर भाई, मैं जानता हूं सही, सही। क्यों। तो ये फिनोमिना यहाँ के तो लोगों को सोचना अफगानी नहीं करते यार। नहीं करते, नहीं करते सर, बिल्कुल एग्री कर। आप ईरानी जाइए नहीं तो, करते सर, ईरान वाले नहीं करते काफ़ी हद तक, ईरान मैंने इराक तो नहीं करता, बिल्कुल सही। नहीं मैंने करता। ये देखा यूट्यूब पे कि एक लड़का अफगानिस्तान, अभी इस समय वो तालिबान में बिल्कुल, था, उसने खाली पासपोर्ट दिखाया इंडिया का, कहा इंडियन, रुका जाओ, कोई देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं। एग्री सर। काफ़ी रिस्पेक्ट है, काफ़ी रिस्पेक्ट है। तो पॉइंट ये है कि इस्लाम तो नहीं नफरत कर रहा, प्रेजेंट फॉर्म नहीं ऑफ इस्लाम करता। तो नहीं नफरत कर रहा। पास्ट एब्सोल्युटली में जो राइट। हुआ उसको भूलिए, अब आप आगे चलिए, रिकनसाइल कीजिए। एग्ज़ैक्टली, हिस्ट्री में तो एग्ज़ैक्टली। नहीं जी सकते हम। तो अब आप जब बेशक। आगे बढ़िए, जब एक सब समाज बढ़ गया है आगे, समाज प्रोग्रेसिव, एक समय हर थ्योरी और आइडियोलॉजी का समय था, हुँ, आज की आइडियोलॉजी ह्यूमैनिटी की है। और अल नहयान साहब और मोहम्मद बिन जायद जो हैं, अरे मोहम्मद बिन सलमान साहब, सलमान साहब। ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम आलमे मानवता, आलमे इंसान बनाएंगे। ये आलमे इस्लाम का चूरन अब हम नहीं एग्री। चलेंगे, और क्योंकि आलमे बड़ी इस्लाम नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। पहली सर बात तो कॉन्स्टिट्यूशनली सिर्फ 16 से 17 कंट्री अपने आप को इस्लामिक कहती है। बाकी जहां पे मुस्लिम जनसंख्या में ज्यादा है, उस हिसाब से इंडिया भी इस्लामिक है बाय दैट प्रिंसिपल। अगर जनसंख्या का प्रिंसिपल ले ले, मैं कजाकिस्तान में था, मुझे ईद की छुट्टी नहीं मिली, ईद आया गया, किसी ने ग्रीट भी नहीं किया, और नवरोज की छुट्टी मुझे मिली 1 सप्ताह की। सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं और बहुत ये कहना चाह रहा हूँ, बस ये चीज कह दूं कि एक है अच्छे, जो आप देखें अरब का इस्लाम है, सेंट्रल एशिया का इस्लाम है, उनमें नफरत नहीं है, वो आगे बिल्कुल बढ़ सही। रहे हैं। और एक बात इस पे मैं एंड करूंगा डॉक्टर साहब को, कि उसके अंदर नहीं है, हमने बनाई है ये चीजें। आई एम एग्जैक्टली, सॉरी टू से कि हमने ये चीजें वो क्रिएट। बनाई है कि शायद बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमने तो करनी है, हमने तो ये चीजें थ्रू आउट ईयर जो है टाइम के साथ साथ हमने इसको डेवलप किया। और क्योंकि 1947 से पहले तो ये लोग रहते थे। हमने कभी नहीं सुना, हमारे खैबर पुख्तनख्वा में अब भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आबाद है। और मेरे दादा जो मेरे ग्रैंडफादर थे, वो कहते थे कि यार मेरे हिंदू दोस्त मेरे साथ, जिसके दुमकाचा कहते हैं उसको, कि उस पे नमाज पढ़ने के लिए वो मेरे पास आते थे, तो मैं उसको कहता था ऊपर बैठ जाओ, तो कहते कि वो नीचे बैठता था, तो मैं कहते कि यार आप लोगों की नमाज की जगह ये ना हो कि गंदी हो जाए। उसने कहा कि किसी चीज से गंदी नहीं था, आप बैठो मेरे साथ, ऊपर बैठो, मेरे साथ बात करो। तो मतलब व्हाट द थिंग इज, ये मैंने उनसे सुना ना, ये मैंने अरे अपने खान ग्रैंडफादर अब्दुल से सुना। गफ्फार खान को कैसे भूल जाएंगे भाई, सर गांधी मैं जी और खान बिल्कुल अब्दुल गफ्फार करूंगा, का। बिल्कुल मैं करूंगा कि मैंने ये चीज अपने घर से, ये मैंने सुनी, तो मैं क्यों कहूंगा कि नहीं यार। मैं मतलब शो का टाइम खाता मैं, लेकिन बहुत सारे मेरे सिंध में हिंदू दोस्त हैं। और अगर मैं आपको बता दूं, हमने एक प्लेट के अंदर खाना रिसेंटली भी खाया है, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा। इस्लामाबाद में वो लोग आए हुए थे और हम किसी जगह बैठे, तो मैं उनको कहा यार एक प्लेट में खाएंगे, एक एक मतलब मंगवा के ना उसी में खाएंगे। मैं कहा जरा अच्छा लगता है। तो व्हाट द थिंग इज कि यार माइंड अगर बनाया गया और उस तरह की चीजें फीड की गई, तो वो चीजें शायद वक्ती तौर पे तो चले, लेकिन लॉन्ग टर्म वो चलती नहीं है, वो सोसाइटियों को, कंट्रीज को तबाह करती है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा शेख ज़ैद साहब, मोहम्मद बिन सलमान साहब क्यों बगलगीर होते हैं, जिसे कहते हैं जप्पी लगाते हैं नरेंद्र मोदी साहब को। कोई तो वजह होगी, ऐसे तो नहीं है।
वो भी मुस्लिम्स हैं और हमसे अच्छे मुसलमान हैं, बहुत खूबसूरत मसाजिद हैं उनकी कंट्रीज़ में। बहुत साफ-सुथरी और बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा डॉक्टर साहब। वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।